हेलो गाइज, 10th क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। यूपीएससी की पीवाईक्यू एनालिसिस जो चल रही थी उसकी अगली कड़ी है एंशिएंट हिस्ट्री और गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था कौन कौन स्थापना, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की चर्चा किए थे और कुछ व्यापार के संबंध की चर्चा की थी। इस पार्ट में हम कुछ दर्शन पढ़ाएंगे, उस समय जो दर्शन उत्पन्न हुए थे वो, और साथ में गुप्तकालीन कुछ इतिहास की व्याख्याएं पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्या है, प्रश्न देख लेते हैं पहले। प्राचीन भारत के गुप्त वंश, प्राचीन भारत के गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाल, कदूरा और चौल किसके लिए विख्यात था? हम बता दें कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार बहुत जोर शोर पे था और जो बंदरगाह थे, बंदरगाहों के माध्यम से वो दक्षिण पूर्व एशिया हो या उत्तर पश्चिम के जो बेल्ट है, यानी बंगाल की खाड़ी से लेकर अरबियन सागर से लेके व्यापार होते थे, यानी विदेशी व्यापार होना शुरू हुआ। क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद और आप देखेंगे सिल्क रूट पे कब्जा होने के बाद व्यापार जो था का स्थलीय मार्ग से कम अब जलीय मार्ग से अधिक होने लगा। तो बंदरगाहों का विकास हुआ। बंदरगाहों के विकास के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए। जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध जो है ये अक्सर मेंस का प्रश्न बनता है। तो ये थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, जिसमें घंटासाल, कदूरा ये पूर्वी तट के बंदरगाह थे और चौल जो था ये पश्चिमी तट का बंदरगाह, चौल जो था ये पश्चिमी तट का बंदरगाह था। गुप्त काल के दौरान बलात् श्रम यानी बिष्टी की जो चर्चाएं मिलती है, किसमें कौन सा कथन सही है? बिष्टी की चर्चा मिलती है, कौन सा कथन सही है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया गुप्त पीरियड, द सिटी ऑफ द घंटासाल, कदूरा। अच्छा, सेम प्रश्न क्यों क्या है, बच्चा क्या किया है? ये जो है इंग्लिश वर्जन जो है गलत है, ये गलत है इंग्लिश वर्जन। हिंदी वर्जन देख लीजिए इसका। आप लोग गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत था, जिसे जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर था माना जाता था। बलात् श्रम यही था कि राज्य के लिए आय का स्रोत था। बिष्टी एक प्रकार के कर था और इसी के माध्यम से क्या वह जनता द्वारा दी जाती थी करो, और उसके माध्यम से पूरी व्याख्या की गई थी कि कौन कौन कितना भाग देगा कर और क्या देगा, कितना देगा कर और कितना नहीं देगा। ठीक है, और आय का जो मुख्य स्रोत था, जो कर का था, भाग 1/6 भाग कर लिया जाता था। और बिष्टी नामक एक नया कर था जो बेगार कर था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेगार कर बोलते हैं। कर का और कौन कौन तरीका था इस समय? कर का और कौन कौन तरीका था राजस्व प्रशासन में? कर कौन था? एक धान्य था, एक कर था धान्य, एक कर था टैक्स, मतलब टैक्स जिसको बोलते हैं। धान्य कर था। धान्य कर क्या था? अनाज में राजा का हिस्सा, अनाज में राजा का हिस्सा, राजा का हिस्सा। एक तो बिष्टी पर ही लिए बेगार कर था और पूरी भू राजस्व कर था 1/6 भाग दिया जाता था। ठीक है, एक था भटकर यानी पुलिस कर, दूसरा था भटकर पुलिस कर था। एक था चाट, चाट था लुटेरों से बचाने का कर। लुटेरों से बचाएंगे तो उसके लिए भी आपको कर देना पड़ेगा। लुटेरों से बचाने के लिए कर, चाट हो गया, बिष्टी हो गया, भटकर हो गया। उसके बाद शुल्क यानी सीमा कर या बिक्री कर, शुल्क लिया जाता था, सीमा कर या बिक्री कर लिया जाता था शुल्क के रूप में। इसके अलावा और कौन सा कर? बलि यानी धार्मिक कर था। बलि जो था ये धार्मिक कर था, बलि जो था ये धार्मिक कर था, ये धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा ऊपरी कर लिया था, उन रैयतों से लिया जाता था जो भूमि का स्वामी नहीं थे। ऊपरी कर उनसे लिया जाता था जो रैयत थे, जो भूमि के स्वामी नहीं थे, उनसे लिया जाता था। कितने प्रकार के कर थे? अच्छा, भूरा लिया कैसे जाता था? तो नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था। जैसे नगद लेना होगा तो क्या बोलते हैं? नगद जब लेने होता था, जो कर ले जाता था उसको हिरण्य बोला जाता था या हिरण्य बोला जाता। हिरण्य ये नगद था,
नगद कहा कर था। और अनाज के रूप में लिया जाता था तो औदरांक बोलते थे। अनाज के रूप में लेते थे, अनाज के रूप में लेते थे तो औदरांक, औद्रियांक कर दिया जाता था। ये नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था। रोमन व्यापार का पतन हो चुका था। व्यापार कहां से करते थे हम लोग? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे। और आंतरिक व्यापार में भी कमी आई थी, क्योंकि छोटे छोटे साम्राज्य, क्योंकि गुप्त साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, और छोटे छोटे राज्य होने के चलते आंतरिक व्यापार में भी कमी आई थी। मगर अमरकोश जो किताब था अमर सिंह का, उसमें 12 प्रकार के भूमि करों की व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए ये कहानी है अर्थव्यवस्था की भूमि का। अच्छा, भूमि का प्रकार पूछ दे से क्या करेंगे? तो भूमि 4 प्रकार थे। एक वास्तु भूमि, भूमि के 4 प्रकार थे। भूमि के 4 प्रकार था। एक था वास्तु भूमि, जो जहां वास करते थे आप, जिसको वास्तु भूमि कहते थे। एक था और कौन? औदिक भूमि, दलदल भूमि। औदिक भूमि यानी दलदल भूमि। एक भूमि कौन सी थी? एक सदबल भूमि यानी घास वाले मैदान, सद घास वाली मैदान भूमि थी, इसको सदबल भूमि कहा जाता था। और एक भूमि और थी, उसका नाम था अपरहत्र यानी बिना जोती हुई भूमि। अपरहत्र, बिना जोती हुई भूमि थी अपरहत्र। ये भूमि के प्रकार थे। उसमें राजस्व का मुख्य साधन था, आय का स्रोत था भू राजस्व। भू राजस्व 1/6 लिया जाता था। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पे। तो आ गया, एक प्रकार का कर था जो लिया जाता था। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? उसी समय 6 दर्शन की उत्पत्ति होती है। 6 दर्शनों की उत्पत्ति होती है उसी समय। ठीक है, कर्म के सिद्धांत की बात किया गया है। 6 दर्शन की उत्पत्ति होती है उसी समय। और ये कौन कौन? न्याय, मीमांस, वेदांत और वैशांतिक, ये सभी जो दर्शन थे ये उसी समय उत्पन्न हुए थे। तो कर्म का सिद्धांत पूछ रहा है इससे आपसे, तो कौन सा दर्शन हो जाएगा बताना है कमेंट करके सभी को। तो था वेदांत दर्शन से था। चलिए दर्शन पे चर्चा कर लेते हैं। कौन से 6 दर्शन थे? दर्शन जो थे उस समय के 6। एक सांख्य दर्शन, एक सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। कौन थे? कपिल। इसके प्रवर्तक कपिल थे। और ये सांख्य दर्शन जो था ये किसमें विश्वास करता था? तो पुनर्जन्म और आत्मा को स्वीकार किया था। पुनर्जन्म और आत्मा को इसने स्वीकार किया, आत्मा को स्वीकार किया। ये सांख्य दर्शन जो कपिल वाले थे। न्याय दर्शन जो गौतम का था, जिसमें तार्किक चिंतन की बात की जाती है। न्याय दर्शन जो गौतम प्रवर्तक थे और इसमें तार्किक चिंतन की बात की जाती है। तार्किक चिंतन की बात की जाती है। 2 दर्शन हो गए। तीसरा था वैशेषिक, उलूद कनाद। एक वैशेषिक जो था इसका था उलूक कनाद था। उलूक कनाद इसके प्रवर्तक थे। तीसरा हो गया। चौथा जो था दर्शन था कौन? वेदांत। वेदांत जो मीमांस, मीमांस के 2 पार्ट थे। मीमांस के 2 पार्ट थे। एक पूर्वी मीमांस जिसके प्रवर्तक थे जैमिनी, और एक उत्तरी मीमांस जिसके प्रवर्तक थे बदरायन। बदरायन। अच्छा, इस पूर्वी मीमांस किस पे जोड़ बांटा था? पूर्वी मीमांस वैदिक अनुष्ठान, वैदिक कर्मकांडों पे जोड़ बांटा था। वैदिक अनुष्ठान पे और वैदिक कर्मकांडों पे अधिक जोर मारता था। वैदिक कर्मकांडों पे अधिक जोर मारता था ये पूर्वी मीमांस। उत्तर मीमांस किस पे जोर मारता था? उत्तर मीमांस में क्या था? उत्तर मीमांस में जो इसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, वेद यानी आत्मज्ञान कहा है, यानी वेदों के ज्ञान खंड पे जोर दिया है। इसको वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। यानी ये वेदों के ज्ञान कांड पे, यानी ज्ञान कांड पे अधिक जोर देता है, यानी आत्मज्ञान पे अधिक जोर देता है। ये कौन? ये उत्तर मीमांस के लोग देते हैं। और एक मीमांस ओवरऑल मीमांस की बात करें तो वेदों के शाश्वत पे, यदि ओवरऑल पूछ दे तो वेदों के शाश्वत पे अधिक जोर देता था ये मीमांस। ये दर्शन का टॉपिक है, मगर भाई यहां पढ़ाना है तो है, पढ़ाना है। योग जो था, योग, और ये इसी में कर्म सिद्धांत। योग जो था किसके द्वारा था? पतंजलि था। योग तो जानते हैं योग में क्या दिया जाता है, जो
योग जो था पतंजलि का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न पे क्या है। तो कर्म की सिद्धांत वेदांत से था। प्राचीन कालीन वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्राचीन कालीन वैज्ञानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। प्राचीन कालीन वैज्ञानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। पहला जो प्रश्न है ये देखिए, प्रथम सती ईसा पूर्व यानी द यूज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वाज कॉमन इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम हो गया था। कब? यानी फर्स्ट एडी में विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आसान हो गया था। यह बात सही है। ठीक है, यह बात सही है। तीसरी सदी ईसा पूर्व में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका नहीं। मानव शरीर के आंतरिक एंड ट्रांसप्लेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज द स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड सेंचुरी एडी। ये गलत है। पांचवी सदी ईसा पूर्व में यानी प्रिंसिपल ऑफ द साइन एंड एंगल वाज नोन इज द फिफ्थ सेंचुरी एडी। ये सही है। कोण के जया सिद्धांत का ज्ञात था फिफ्थ सेंचुरी में। और सातवीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह भी सही है। अब कोण के जया सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं कि कोण का जया सिद्धांत यानी भारत में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं करता हूं। इसके प्रवर्तक कौन थे? 5वीं शताब्दी में, 5th एडी में। यानी कोण के जया सिद्धांत यानी जया कोण उपक्रम की जो बात की है ये किस पुस्तक में लिखी गई है? तो सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टम। सूर्य सिद्धांत ये आर्य भट्टियम जो पुस्तक थी, जो गुप्तकालीन पुस्तक थी, उसमें लिखी गई है, जो आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था पुस्तक। इसमें उल्लिखित है ये सूर्य सिद्धांत, कोण के जया सिद्धांत ट्रिग्नोमेट्री की चर्चाएं की गई है। चक्रीय चतुर्भुज की जो चर्चा की गई है, चक्रीय चतुर्भुज की जो चर्चा की गई है वो किसमें की गई है? 6th एडी में है। तो 6th एडी में किसने किया था? ब्रह्मगुप्त द्वारा इसकी चर्चा की गई है। ये भी गुप्त काल के थे। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सही और 2 गलत हो जाएगा। भारत में दार्शनिक विचारों के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार किए थे। अभी बताया सांख्य किसका था? सांख्य जो था गौतम का था। अभी बताया है ना, सांख्य जो था किसका था? वो सांख्य दर्शन जो था कपिल मुनि का था। सांख्य दर्शन तो कपिल मुनि का। सांख्य बताए थे कि पुनर्जन्म और आत्मा को आवागमन को सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ये गलत हो जाए। ये पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन सिद्धांत स्वीकार करता है। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ द रीबर्थ ऑफ द ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सॉइल की बात करता है। ये गलत है, नॉट नहीं होगा, स्वीकार करता है। ये इसमें गलत हो जाएगा। सांख्य मानता था कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। और पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? बताइए। जब तक जीवित रहो वो घी पीते रहो, चाहे कर्जे लेके क्यों न पियो। यह सिद्धांत किसका है? ये चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। ये चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है ये। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन बंदरगाह यानी किस पोर्ट यानी पोर्ट से होता था? तामिल उत्तर भारत में क्या कर रहा है? उत्तर भारतीय व्यापार किससे करेंगे? तो तामिलिप्ति बंदरगाह से करेंगे, जिस जिक्र किए हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो तामिलिप्ति बंदरगाह कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। और भरौज, कल्याण, काम्बे जो है कहाँ है? पश्चिमी तट पे था ये बंदरगाह। तो ये चर्चाएं हम किए हैं, बंदरगाहों की चर्चा किए हैं अभी हम, व्यापार की चर्चा हम किए हैं अभी हम किए हैं ना। चलिए, गुप्त वंश के लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक
उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था? गुप्त वंश का पतन होता है, डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ द ओवर द नॉर्थ इंडियन फ्रॉम द फॉल ऑफ द गुप्ता पीरियड। किसका? और हर्षवर्धन आता है, उसमें तक किसका किसका शासन रहा? तो मगध के गुप्त थे, मालवा के परमार नहीं थे, थानेश्वर पुष्पभूत था ही, कन्नौज का मौखरी था ही, देवगिरी के यादव ये 12वीं सदी की कहानी है। और बल्लभी का मैत्रक वंश था। तो 1 2 3 1 3 4 और 6, 1 3 4 और 6 हो जाएगा। ये 12वीं सदी का है। मालवा के परमार भी ये 11वीं 12वीं सदी के हैं। तो ये नहीं थे, बाकी ये सब थे। गुप्त वंश के बाद मगध का गुप्त रहा, पुष्पभूति वंश का उत्थान हुआ, कन्नौज के मौखरी वंश का उत्थान हुआ और बल्लभी के मैत्रक वंश का भी उत्थान हुआ। ईस्वी की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, पतन हो गया, तो भारतीय व्यापार किस पे अधिक निर्भर हो गया? किसके साथ व्यापार करते थे? तो अफ्रीका के साथ व्यापार कर नहीं सकते थे, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार भी नहीं कर सकते थे, मध्य पूर्वीय व्यापार में रोमन साम्राज्य का पतन हो जाएगा तो मध्य पूर्व तक व्यापार नहीं करेंगे, तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करेंगे और सबसे अधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ करने लगे थे। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक किसका? गुप्त का पीरियड का टॉपिक जो हमने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथी।